हेलो एवरीवन, मैं आपका चंदन सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एससी इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होता है, जैसे कि मैं अवश्य पढ़ता हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैं जरूर जाता हूँ, मैं जरूर जाता था, मैं जाता तो था, मैं पढ़ता तो था, मैं ये काम करता तो था, मैं वो काम करता तो था, मैं ये काम अवश्य करता था, मैं वो काम अवश्य करता था, मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, मैं अंग्रेजी अवश्य सीखता हूँ। ठीक है, मेरी मदद जरूर कीजिए, कृपया मेरी मदद अवश्य कीजिए, मेरे पास एक कार तो है, मेरे पास एक कार तो थी, मैं एक कार रखता तो हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो इसको बनाने के लिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को डील करूंगा, ताकि इस प्रकार के सेंटेंसेस चाहे इंग्लिश में आएंगे या फिर ग्रामर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप बेधड़क उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जो है वो चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उस चैप्टर का बाबू नाम है एम्फेटिक विथ डू, डज और डिड। हालांकि इम्फेटिक ही बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें डू, डज, डिड के साथ जाना होगा। और भी तरीके होते हैं इम्फेटिक बनाने के लिए, वो हम लोग आगे किसी वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो देखा जाए तो ये इम्फेटिक शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, इम्फेटिक शब्द बना है इम्फेसिस, एक वर्ड होता है इम्फेसिस जिसका मतलब होता है जोर डालना किसी चीज पे, किसी चीज पे दबाव डालना, जोर डाल के बोलना। जैसे मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई इम्फेसिस नहीं है। मैं बोलूंगा मैं पढ़ा तो रहा हूं यार, तो इसमें इम्फेसिस है। तो इम्फेसिस शब्द से ही बना है इम्फेटिक। तो जोरदार जो सेंटेंसेज होंगे किसकी मदद से हम लोग सीखेंगे, डू, डज और डिड की मदद से बनाना सीखेंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। मतलब एम्फेसिस करना है किसी एक्शन पे, किसी नाउन पे, किसी काम पे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इम्फेटिक। और यहां हम लोग इम्फेटिक बनाएंगे सीधा सीधा डू, डज और डिड की मदद से। तो आइए कुछ विशेष बिंदुओं को हम लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे आराम से सीख जाएंगे पूरे चैप्टर के। इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, तो लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों बात करें, अगर इन तीनों शब्दों का, डू का, डज का और डीड का, तो सबसे पहला पॉइंट लाइफ टाइम याद करना वो है कि इसके बाद आप इस दुनिया में रहो या किसी भी दुनिया में रहो, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग दो शब्दों की बात करते हैं, खूब ध्यान से सीखिएगा। देखो, मैं कोई भी चैप्टर बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ बालक। अगर डू, डज की बात करें तो ये प्रेजेंट में होता है, खूब ध्यान से सीखना। अगर हम लोग दूसरी बात करें डिड का, तो इधी का ये पास्ट फॉर्म होता है। तो ये दोनों जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि डू, डज प्रेजेंट में और डिड होता है किसमें, बताओ जी, पास्ट में। तो हम लोग जब हम लोग एम्फेसिस बनाएंगे सेंटेंस का, तो डू, डज के बाद वर्ब वन रखेंगे। अगर जब मैं पास्ट का एम्फेटिक बनाऊंगा तो मैं क्या रखूंगा, बताओ जरा, डीड के बाद वर्ब वन रखूंगा। याद रखना है, जब प्रेजेंट का बनाएंगे तो डू, डज के बाद वर्ब वन रखेंगे, जब पास्ट के बनाएंगे तो डीड के बाद जो है ना वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग धीरे धीरे, इतना ही से आपका चैप्टर आराम से बन जाएगा। अब बहुत ऐसी चीजें जो हमें धीरे धीरे सीखनी होगी। आइए, तो हमने क्या कहा, एम्फेटिक बनाएंगे डू, डज, डिड से, इनके बाद हमेशा वर्ब वन रखेंगे। डू, डज, डिड प्रेजेंट में होता है, डिड तुम्हारा किस में होता है, पास्ट में होता है। तो पहले प्रेजेंट वाला इंडेफिनिट बना लेते हैं, इंडेफिनिट नहीं एम्फेटिक बना लेते हैं, फिर पास्ट वाला भी बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है कहानी में
पहले प्रेजेंट से बनाते हैं, ध्यान देना। तो मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब हमें इसी में जोर डालते हुए बोलना है कि मैं इंग्लिश अवश्य पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश जरूर पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूं। तो कैसे बनाएंगे? तो आप जरा गौर से देखो, ये यहां पे लिखा हुआ शब्द अपने आप में क्या है? वर्ब वन। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आता है तो वो सेंटेंस किस में होता है? प्रेजेंट में। यानी कि यहां हमें किसका प्रयोग करना है? किसका? बिल्कुल डू का। इसका एम्फेटिक कैसे बनाएंगे? आई डू टीच इंग्लिश, बन गई एम्फेटिक। समझ गए कहानी को? आई टीच इंग्लिश, और उसका हमने एम्फेटिक बनाया, चूंकि मेन वर्ब के रूप में वर्ब वन था तो हमने क्या लिखा? आई डू टीच इंग्लिश। ध्यान से समझिए, चूंकि ये किसमें है? प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहां कौन है? वर्ब वन, तो इसीलिए हमने क्या लिखा? डू लिखा। अगर यहां होता वर्ब फाइव तो क्या लिखते हैं? डज। जैसे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर हमने लिखा होगा कि ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, और तुम्हें बनाना है वो इंग्लिश पढ़ाता तो है, तो क्या बोलोगे? यहाँ वर्ब फाइव है तो क्या लगाओगे? ही डज, बताओ जरा, टीचेस इंग्लिश। बहुत बच्चे खुश हो गए, नालायक किस्म के बच्चे हैं, गलती कर देंगे क्या? कुछ बच्चे ये समझते हैं जो यहाँ वाला वर्ब होगा गुरुजी उसी को यहाँ रख देंगे। बिल्कुल नहीं, डू डज के बाद क्या रखना है? वर्ब वन। तो यहाँ पे डज के बाद आपने टीचेस लिख दिया, कहानी में कांड हो जाएगा बालक। यहाँ टीच का टीच ही रखेंगे तो क्या बनेगा? ही डज टीच इंग्लिश। अब ये जाके होगा सही। तो यहां से कॉमन एरर पूछता है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर। अब देख लो हिंदी जरा बनाते हैं। आई टीच इंग्लिश प्रेजेंट में है तो कैसे बना देंगे बताओ जरा? कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई डू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश अवश्य पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश जरूर पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूं। हमने कहा ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। ही डज टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश जरूर पढ़ाता है, वो इंग्लिश अवश्य पढ़ाता है, वो इंग्लिश पढ़ाता तो है। तो ये था प्रेजेंट की कहानी जो हमने डू डज से बना लिया। अच्छा, प्रेजेंट में कुछ ये वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, जरा ध्यान दे दो तो बालक। यहाँ पे अगर हमने लिखा आई have a car, हमने लिखा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूं, या मैं एक कार का मालिक हूं, या मेरा इस कार पे हक है, मेरा कार है। तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हमने लिखा आई हैव अ कार। तो ये हैव भी बालक वर्ब वन है, तो कैसे बनाएंगे? आई डू हैव अ कार। तो क्या बनेगा? मेरे पास एक कार अवश्य है, मेरे पास एक कार जरूर है, मैं एक कार रखता तो हूं, मैं एक कार अवश्य रखता हूं, मैं एक कार जरूर रखता हूं। चलो फटाफट अगला इसी पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा मान लीजिए ही हैज अ कार, तो क्या बना दोगे? फटाफट बताओ जी। ही क्या लिखें? डज। बिल्कुल, चूंकि ये मेन वर्ब फाइव के रूप में यूज हुआ है। ही डज क्या लिखें? हैज ए कार, नालायक, गलत। चूंकि ये तो ठहरा वर्ब फाइव, इसका वर्ब वन क्या होता है? हैव। तो बनेगा ही डज हैव अ कार। हिंदी तो अब आप बना ही लोगे। तो ये बहुत ही इजी था। ये हमने प्रेजेंट वाले को देखा। किसको देखा? प्रेजेंट। अब सेम पास्ट में चला जाएगा, तो यहां आपने क्या सीखा? चलो जी इसको एक बॉक्स बना लेते हैं। और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव देके इधर कुछ आ जाएगा उसको अदर वर्ड्स मान लेते हैं। तो इसका एम्फेटिक बनाने के लिए सर जी इसके बाद डू लिखेंगे कब? जब वर्ब वन होगा। डज कब लिखेंगे? जब वर्ब फाइव होगा। और इसके बाद इन दोनों रामायण को बदल करके क्या कर देंगे? वर्ब वन, और बाकी अदर वर्ड्स लिख देंगे। तो हमारा प्रेजेंट का एम्फेटिक बन जाएगा।
इससे हमने यही सीखा। अब यहीं पे तुम ये सीख लेना, ये वर्ब 1 हैव होता है, वर्ब 5 हैज होता है, और इस दोनों को बदल करके वर्ब 1 ही लिखना है। तो यानी कि यहाँ याद रहे हैव वर्ब 1 होता है, हैज वर्ब 5 होता है। वेरी नाइस। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उसका एम्फेटिक बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है जिसको सीख लो। जो सेंटेंस एम्फेटिक में नहीं होगा उसको क्या बोलोगे सर जी? NE। बिल्कुल सही, नॉन एम्फेटिक, चूंकि इसमें एम्फेटिक तो है नहीं, और जो एम्फेटिक बन गया उसको तो कायदे से क्या बोलोगे? एम्फेटिक। तो एग्जाम में आता है कि एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक या नॉन एम्फेटिक से क्या बना लो? एम्फेटिक। अगर नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक जाना होगा मान लो तो ऐसे, और एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक जाना होगा तो ऐसे जाएंगे। बोलो इसमें कोई दुख तकलीफ, दर्द कष्ट पीड़ा तकलीफ नहीं ना है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं पास्ट वाले की तरफ। जल्दी करें जरा। चलो तो बढ़ते हैं साथ साथ। प्रेजेंट का तो एम्फेटिक बनाने आ गया होगा जब मेन वर्ब के रूप में वर्ब 1 या क्या दिया होगा? वर्ब 5। और ये जो भी वर्ब है वो एक्शन शो कर रहा था या पोजीशन शो कर रहा था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब वर्ब एक्शन और पोजीशन शो करे तब आप बनाएंगे एम्फेटिक तो ज्यादा अच्छा होगा। जब ना एक्शन ना पोजीशन शो करे तो भैया बनाने का तरीका अलग होता है। डोंट वरी, मैं हूं। तो उस पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिलहाल चैप्टर था डू डज डीड के साथ हमें चलना था, तो हम भी उसी के साथ में चल रहे हैं। हमने शुरू में ही बोला था कि और भी तरीके होते हैं एम्फेटिक का, लेकिन ये चैप्टर तो चलेगा डू डज डीड के साथ, तो इसी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब जब हम लोग डीड की मदद से बनाएंगे एम्फेटिक तो बाबू जरा बताना ये किस में है? पास्ट में है। चलो जी होशियार चंद आ जाओ। तो जब हम लोग को बनाना होगा, जैसे हमने लिखा था कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश जरूर पढ़ाता हूं। आई डू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता तो है। ही डज टीच इंग्लिश, मेरे पास एक बोर्ड है। आई हैव अ बोर्ड, मेरे पास एक बोर्ड अवश्य है। आई डू हैव अ बोर्ड, तो बन गया। अब इसी को पास्ट में ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे? तो मैं इंग्लिश मान लीजिए हो कि पढ़ाता था, तो कैसे बनाना जरा ध्यान देना। अब सीखते हैं इस पे कैसे सीखेंगे। तो मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया कि आई taught, very nice, what? English, मैं इंग्लिश पढ़ाता था या मैंने इंग्लिश पढ़ाया। समझ गए कहानी को? तो इसको एम्फेटिक में ले जाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आई, क्या लिखोगे उसके बाद? डीड, उसके बाद क्या चाहिए? शुरू में क्या बताया था मैंने कि डू डज डीड के बाद चाहिए वर्ब 1, यानी कि यहां पे लिखा गया बालक क्या है बोलो? वर्ब 2। इसका वर्ब 1 अभी आपने क्या देखा है? टीच, और अदर वर्ड जो है उसको क्या कर देना? इंग्लिश। तो ये सेंटेंस आपका कहलाएगा नॉन एम्फेटिक और ये कहलाएगा एम्फेटिक विद द हेल्प ऑफ डीड। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। मैं इंग्लिश पढ़ाता तो था, मैं इंग्लिश जरूर पढ़ाता था, अवश्य पढ़ाता था, मैंने इंग्लिश पढ़ाया तो। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मान लो बालक ऐसे लिखा रहेगा ही helped me, ये भी वर्ब 2 है तो पक्का पास्ट में जा रहे हो। उसने मेरी मदद की। अब इसी को एम्फेटिक में बनाना होगा तो क्या लिखोगे? he did help का वर्ब 1 क्या होता है? help होता है, मेरी की, तो मी, तो क्या बना? he did help me, उसने मेरी मदद अवश्य की, जरूर की, उसने मेरी मदद तो की। बहुत अच्छे। तो ये पास्ट था। अब इसी पे मान लो ऐसा सेंटेंस दिया रहे आई हैड अ बुक,
मेरे पास एक किताब थी, मैं एक किताब रखता था। तो अवश्य जरूर तो बनाना हो तो क्या लिखोगे, आई डिड। और वर्ब वन क्या होता है इसका, हैव अ बुक। शाबाश खिलाड़ी। तो ये भी वर्ब, यहां पे क्या लिखोगे, वर्ब टू है ये, तो आई हैड अ बुक क्या बनेगा, आई डिड हैव अ बुक। तो यहां से तुमने क्या सीखा बताओ जरा बंदे, तो यहां से आपने ये कहानी सीखा जो मैं यहां लिख रहा हूं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे बाद में, नहीं तो बॉक्स से बाहर हो जाएगा, कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू हो और उसके बाद अदर वर्ड्स होगा, तो इसका इम्फेटिक बनाना होगा, तो सब्जेक्ट के बाद डीड रखना, फिर इस वर्ब टू को वन में बदल के अदर वर्ड्स कर देना। तो इस वाले का नाम दे देना नॉन इम्फेटिक और इसका नाम दे देना इम्फेटिक। शाबाश खिलाड़ी। अब इसमें हमने क्या समझाया, तो हमने समझाया हैड वर्ब टू होता है, और पहले भी आपने सीख लिया हैव वर्ब वन होता है और हैज वर्ब फाइव होता है। तो ये था प्रेजेंट और पास्ट से बना हुआ इम्फेटिक डू और डज और डिड की मदद से। अब एक छोटा सा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो क्या दिखाते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड्स एक्सेट्रा। तो उनका अगर इम्फेटिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बालक, बिल्कुल ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो उनका भी इम्पेरेटिव हम लोग बना सकते हैं। जब बालक इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका भी हम लोग इम्पेरेटिव क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका हम लोग इम्पेरेटिव क्या बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, ये वो सेंटेंस है जो ऑर्डर दे सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकता है, आपका प्रोहिबिशन शो कर सकता है। ठीक है बालक, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग जो जो ये एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस का हम लोग बनाते हैं इम्फेटिक। अब इसका इम्फेटिक कैसे बनता है उस पर जरा गौर करते हैं। जैसे कुछ हम लोग सेंटेंसेस लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, फिर हम लोग गौर करेंगे। जैसे मान लो कि हमने जो है, मान लो अगर लिखा हमने कि प्लीज हेल्प मी, फिर हमने लिखा ब्रिंग अ कैंडल फॉर सीता। ठीक है। फिर अगर हमने लिखा काइंडली ओपन द डोर, फिर हमने लिखा स्विच ऑन द टीवी, फिर हमने लिखा प्लक flowers okay from this garden। ओके, फिर एक और ले लेते हैं हम लोग, कम हियर। ठीक है। अब जरा देख लो, लॉजिक समझो। ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाती है, प्रोहिबिशन अपना नेगेटिव सेंस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इम्फेटिक डू डज डिड से बनाना हो तो दो तीन बातें ध्यान रखना। पहली बात कि वो सेंटेंस तुम्हारा इंटेरोगेटिव ना हो, दूसरी बात वो सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव ना हो, नहीं तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको हम लोग देखें। मैंने बोला कि जब इंपेरेटिव बनाना होगा तो सेंटेंस या इम्फेटिक बनाना होगा डू डज की मदद से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेंटेंस मस्ट नॉट बी इन अ नेगेटिव फॉर्मेट और सेंटेंस मस्ट नॉट बी इन इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। तो ऑलवेज जो है, जो इम्फेटिक हम लोग बनाएंगे डू डज डिड की मदद से, सेंटेंस मस्ट बी इन
affirmative format, affirmative pattern. Okay, my dear students, so do not forget these 2 points. If you want to make emphatic with the help of do, does or did, you must remember these 2 points. Okay, dear student, the first point is sentence must not be in negative or interrogative form, and the second one is the sentence must be in affirmative form. Always remember. So let's go with these sentences. These all sentences are actually imperative sentences, and here we are going to learn how to make these all sentences into emphatic pattern, into emphatic form. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें हम क्या सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, और वो सब्जेक्ट के रूप में कौन होता है? यू। डियर स्टूडेंट्स, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ सब्जेक्ट कौन हिडन होता है, जरा बता दो? यू। बिल्कुल सही जा रहे हैं। और यू अगर सब में हम लोग ऐड कर दे, please you help me, you bring a candle for Sita, kindly you open the door, you switch on the TV, you pluck flowers from this garden and you come here. तो you से बना रहे हैं, तो ये सारा का सारा तो वर्ब वन है, सारा का वर्ब वन आएगा, चूंकि you के बाद तो उसी को आना है। खूब अच्छे से समझ लो कहानी को बालक, ठीक है? सारा का सारा क्या है? वर्ब वन है। तो जब हमारा फॉर्मेट वर्ब वन आ गया, यू हिडन है, तो इसका इंपेरेटिव बनाने के लिए सीधा सीधा क्या आएगा? डू, और डू के बाद जो ये वर्ब वन है उसको रख देंगे। क्योंकि अभी तो हमने देखा सब्जेक्ट प्लस अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव हो तो डू डज की मदद से बनाते हैं, तो यह वर्ब वन है तो सबको डू की मदद से चलो कांड कर लेते हैं। चलो भैया, क्या लिखोगे? प्लीज डू हेल्प मी। सब बस इसको क्या बनाओगे बताओ जरा? शुरू में ही लगा दो, डू ब्रिंग अ कैंडल फॉर सीता। कर लेना इधर। अगला जरा देखो, काइंडली, काइंडली क्या लिखोगे? डू ओपन द डोर। इसको क्या बनाओगे? क्या लिखोगे? डू स्विच ऑन द टेलीविजन। नेक्स्ट, प्लग के पहले क्या जोड़ दोगे? डू जोड़ के पूरा लिख दो। इसमें भी क्या करोगे बताओ जरा? डू कम हियर। ठीक है, तो ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। क्यों डू लगा? रीजन समझ के थोड़ी सी हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी, तो क्या बोलोगे? कृपया मेरी मदद करें, कृपया अवश्य मेरी मदद करें, कृपया जरूर मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो ब्रिंग कैंडल फॉर सीता, सीता के लिए कैंडल ला दो, तो क्या बनेगा? सीता के लिए कैंडल अवश्य ला दो, जरूर ला दो, ला तो दो। इसी प्रकार सब बना लोगे। काइंडली ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो क्या बोलोगे? काइंडली डू ओपन द डोर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। आई होप कि मैंने रीजन बता दिया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लास्ट में छोटी लेकिन जो है ना वो बहुमूल्य बातें हम लोग करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, हो गया होगा ना? मैं मिटा दूं? जानते हैं चौक से होता है तो थोड़ा सा मिटाने में दर्द दुख तकलीफ होता ही होता है, और आप सब इस बात से भली भांति परिचित है। ठीक है, कितनी परिश्रम होती है आप सभी छात्रों के लिए, और आप लोग इतने ज़्यादा नालायक हो ना कि लाइक कमेंट शेयर करने में आपको तकलीफ होता है। चलिए, भगवान आपका भला करे, आपको जो है ना ऊंचे पद पे नियुक्त करे भविष्य में। हम तो भला ही चाहेंगे, पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं। चलो देखते हैं। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें इससे रिलेटेड मैंने समझाई हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखा है इस एम्फैटिक में। जरा सा रिवीजन लगा लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा। एम्फैटिक हम लोग जो सीख रहे थे किसकी मदद से बालक? डू, डज, ठीक है, और डिड की मदद से।
यही चल रही थी अभी तक क्लास, बिल्कुल से 3 पॉइंट हमने सिखाया। देख लो जरा सा, पहला हम लोगों ने प्रेजेंट का सीखा, तो प्रेजेंट में किसकी मदद ली थी हमने, डू और बताओ जरा डज की। तो क्या बोला मैंने, नॉन एम्फेटिक होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 के बाद अदर वर्ड्स होंगे। एम्फेटिक जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड रखेंगे। फिर मैंने 2 बातें बताई कि जो हैव है वर्ब 1 होता है, हैज है वो वर्ब 5 होता है। फिर हमने दूसरी कहानी जो पढ़ी वो किससे रिलेटेड पढ़ी, जरा ज्ञान दे दो हमको। पास्ट की कहानी पढ़ी, हमने देखा सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब 2 आ जाए, अदर वर्ड आ जाए तो इसका एम्फेटिक कैसे बनता था, सब्जेक्ट के बाद डीड और वर्ब 1 करके अदर वर्ड्स लगाते थे। इसे मैंने एक पॉइंट सिखाया कि हैड जो होता है वो वर्ब 2 वर्ब 3 भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब 2 के रूप में है। और इसका वर्ब फॉर्म क्या देखा, इधर आपने देख लिया, ये होता है हैव। और लास्ट हमने क्या सिखाया आपको, अभी बताओ जरा। तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर शुरू में क्या होता है नॉन एम्फेटिक का, तो वर्ब 1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होंगे। नो डाउट प्लीज काइंडली भी आ सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर इससे पहले डू वर्ब 1 अदर वर्ड्स कर देना। ये कहानी, तो ये हमने 3 चीजें जो है ना एम्फेटिक में बनानी क्या कर ली, सीख ली। इसी से एम्फेटिक बनाएंगे। और बातें याद क्या रखनी है कि जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस के बारे में 2 बातें। एक सेंटेंस जो है वो आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि उस सेंटेंस को जब भी होना है ये दोनों ना हो करके वो जब भी होगा हमेशा पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव होगा। तो मैंने रिवीजन लगा दिया तो आपको याद रहे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, हिंदी भी अगर स्पोकन इंग्लिश है तो उसमें इसका बहुत जरा इस्तेमाल होता है, उसको प्लीज इस्तेमाल करिएगा लाइफ में। और ऑलवेज याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक कर दीजिएगा और डू कमेंट कर दीजिएगा और डू शेयर कर दीजिएगा। नए हैं डू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमने एम्फेटिक में ही जोर डाल के आपको बता दिया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले किसी मजेदार लेसन के साथ, तब तक बने रहिए ऐसी इंग्लिश क्लासेस के साथ और अपने चंदन के साथ, चंदन सर के साथ। धन्यवाद।